वही एक सबसे बड़ी परेशानी थी जो हल हो गई है। तो क्या कहें तृष्णा से? आई है तो शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। चलो चल के मिल लेते हैं। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बस आपसे अजीत की बात करने आई थी। अजीत की? क्या किया उसने? कुछ भी नहीं अंकल, मैं तो अजीत और दिव्या की शादी की बात करने आई हूँ। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बस आपसे अजीत की बात करने आई थी। अजीत की? क्या किया उसने? कुछ भी नहीं अंकल, मैं तो अजीत और दिव्या की शादी की बात करने आई हूँ। ओह, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बैठो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद न जाने क्या और प्रॉब्लम खड़ी होगी, मैं सोचने लग गया। अंकल, अब कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो सकती। और वैसे भी मम्मी पापा भी तो वापस आ रहे हैं। आ गए वो लोग। कब से कह रहे हैं आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन वो आए तब ना। पता नहीं कैसे माता पिता है जो अपनी बेटी की शादी के लिए नहीं पहुंच पाए। खैर, तुम अपनी सुनाओ, क्या करना है? मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि हमें जल्द से जल्द अजीत और दिव्या की शादी करा देनी चाहिए। शादी करवाने में क्या है, कल करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है ना कि अजीत को इस घर में घर जवाई बन के रहना पड़ेगा। आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैंने अजीत को राजी कर लिया है, तभी तो आपसे बात करने आई हूँ। अरे वाह, अजीत भी राजी, हम भी राजी, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? बुलाओ पंडित को, निकलवाओ मुहूर्त और करवाओ फिर। बस अंकल, अब आपने कह दिया है ना, हम भी जाके तैयारियां शुरू कर देते हैं। 2-4 दिन में मम्मी पापा भी वापस आ जाएंगे। उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं होगी ना? आपत्ति कैसी अंकल? दिव्या इतनी अच्छी लड़की है, सारे गुण हैं उसमें, उन्हें क्यों इतराज क्यों होगा? वो तो बल्कि इस रिश्ते से खुश होंगे। ठीक है, हम भी राजी हैं। इस बंधन के बंधने से एक बात तो बड़ी अच्छी हो जाएगी, इंद्रजीत और मेरे बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएगी। अरे आओ बेटा, रखो चाय, रखो चाय, रखो रखो रखो, इन्हें चाय पिलाओ। एंड यू हैव टू एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं। तुम लोग बातें करो, ओके? बाय। लीजिए भाभी, आज मैंने आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है। अब अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई हो तो क्या हुआ, मैं कल फिर से आके तुम्हारे हाथ की चाय पी लूंगी। और हाँ, तब तक पीती रहूंगी जब तक कि तुम्हें अच्छी चाय ना बनानी आ जाए। बोर मत करो बुआ। मैं तुझे बोर कर रही हूँ? मैं तुझे भूतों की कहानी सुना रही हूँ। डरावनी तो मैं सुना सकता हूँ। अच्छा अच्छा। अरे आयुष, तुम यहाँ पर हो? मुझे लगा अपने कमरे में सो गए होगे। भाभी वो भूतों की कहानी सुन रहा है। हाँ। आयुष, चलो जाकर सो जाओ। रहने दीजिए ना भाभी, कल वैसे भी संडे है, मेरे पास ही सो जाएगा। हाँ ठीक है आयुष, मुझे बुआ से कुछ जरूरी बात करनी है, तुम बीच में कुछ मत बोलना, ठीक है? क्या हुआ भाभी, कोई खास बात है? दामिनी, अब तो हद हो गई। अरे मम्मी पापा का वापस आने का इरादा है भी या नहीं? नहीं नहीं भाभी, वो लोग गोकुल अष्टमी के बाद वापस लौट आएंगे। तो कब आएंगे दामिनी? अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। वो वापस आ जाएंगे भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो दामिनी, जिस तरह तुम्हारी शादी पर नहीं पहुंचे, सही अजीत के साथ ना करें। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका आना बहुत जरूरी है, सारा काम अधूरा पड़ा है। और फिर आशियाना का डील भी तो फाइनल करना बाकी है। भाभी, आशियाना का फैसला तो हो चुका है। नहीं दामिनी, अभी भी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, इसलिए तो देवराज अंकल पापा का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, देवराज अंकल बहुत बेचैन हो रहे हैं, लेकिन जब तक मम्मी पापा लौट नहीं आते, आशियाना का फैसला और अजीत भैया की शादी तो हम लोग नहीं कर सकते। उससे तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। मैंने तो ये सोच रखा था कि जैसे ही आशियाना का फैसला हो जाएगा, मैं आयुष को लेकर अखिल के पास चली जाऊंगी।
हमेशा के लिए? और नहीं तो क्या दामिनी, अब अखिल ने भी वहां सेटल होने का सोच ही लिया है, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? मैं दादा दादी और बुआ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मम्मी। नहीं बेटे, बच्चे अपने मम्मी पापा के पास ही रहते हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तो आप पापा को दादा दादी से अलग क्यों कर रही हो? आयुष, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। चलो जाओ, अपने कमरे में जाके सो जाओ। मैं यहीं रहूंगा बुआ। सुना नहीं दामिनी, कैसी कैसी बातें करने लगा है ये। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। आयुष, चलो मेरे साथ, चलो। जीता बेटा, तूने तो हमारी यात्रा पूरी करवा दी। इतनी सेवा की है हमारी कि मैं चलने फिरने लायक हो गई। तूने बिल्कुल बेटे का फर्ज निभाया है। काश तू हमारा खुद का बेटा होता। अरे माँ जी, अब हम चलते हैं, हमारा काम तो हो गया। क्या बेनिफिट है आप लोगों के साथ स्टे करने का? आप लोग हमें अपना बेटा तो समझते ही नहीं है। ऐसी बातें करो बेटे, तुम हमारी बेटी बस। एक मिनट। हेलो। हेलो पापा, कैसे आप लोग? बेटी खुश तो हम भी खुश। पापा, वो अजीत भैया देवराज अंकल के घर जमाई बनने को तैयार हो गए हैं, और इन सब के पीछे भाभी का हाथ है। बेटा तू उसे कुछ मत कहना, हम आएंगे और समझाएंगे उसे। पापा, मैंने किसी की शिकायत करने के लिए फोन नहीं किया था। मैंने सोचा कि अगर कल कुछ हो गया तो कहीं मैं आपकी नजरों में गिर ना जाऊं। नहीं बेटा, वैसे भी हमारे दो बेटे रहेगा, एक तू ही है जो हमारी बेटी है। तूने कभी एहसास नहीं होने दिया कि तू बेटी है। मैं तो हमेशा तुम्हें बेटा ही समझता हूँ। जो काम बेटे को करना चाहिए वो हमारी बेटी कर रही है। नहीं पापा, अभी मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि देवराज अंकल आशियाना का ख्याल छोड़ दे अपने दिल से, और मैं ये करके रहूंगी। ठीक है बेटा। अजीत भैया, अगर दुनिया में भगवान के बाद कोई रिश्ता होता है तो वो है माता पिता का। दुनिया के सारे रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन माता पिता का अपनी औलाद से ना रिश्ता टूट सकता है, ना कभी कमजोर हो सकता। दामिनी, तुम तो मुझे ऐसे समझा रही हो जैसे मैं बच्चा हूं। सब समझता हूं मैं। अरे पगली, मैं कहीं जा थोड़ी नहीं रहा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा, इसी शहर में। लेकिन भैया, क्या आप मम्मी पापा से अलग होकर रह पाएंगे? ठीक है दामिनी, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। मैं दिव्या से कहूंगा मुझे घर जमाई नहीं बनना है। अजीत भैया, मैं बस यही चाहती थी, क्योंकि अगर आप मम्मी पापा से अलग हो गए तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन दामिनी, एक बात बताओ, मैं दिव्या से शादी करने के बाद क्या करूंगा? कहाँ रहूंगा मैं? भैया, यही हमारे आशियाना में। आशियाना? आशियाना का तो सौदा कब का हो चुका है, ये तो कभी भी टूट जाएगा। नहीं भैया, ना ही आशियाना टूटेगा और ना ही हम कहीं जाएंगे। हम इसी आशियाने में रहेंगे। ये आशियाना कहीं नहीं जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? दामिनी ने क्या सोचकर ये बात कही होगी?
अभी ये बात सुनकर तो मैं भी शॉक हुआ कि दामिनी कैसे बोल सकती है कि आशियाना हमारे यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन कोई ना कोई कारण तो जरूर है जी, जिसकी वजह से दामिनी ने ये बात कही है। अभी अगर ऐसा होगा तो हमारी सारी की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी और हम लोग देवराज अंकल को क्या आंसर देंगे। तुम भी एकदम मूर्ख हुआ जी। अरे किसी तरह दामिनी से बात उगलवा लेते तो अच्छा होता। भाभी मुझे नहीं पता कि उसने ये बात कैसे बोलती, हो सकता है जानबूझ के कही होगी ताकि मैं अपने दिल की बात उसे बता सकूं। हमें इस बात को मामूली नहीं समझना होगा, इसकी गहराई तक जाना होगा। सबसे पहले ये बात हमें देवराज अंकल को बतानी होगी। आखिर दामिनी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतनी बेचैन होकर यहां मेरे पास चली आई? अंकल मैं आपको बताऊंगी तो आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। पहलियां मत बुझाओ और साफ साफ कहो कि बात क्या है। अंकल आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दामिनी अजीत से कह रही थी कि आशियाना उसके हाथ से नहीं जाएगा, वो उसी घर में रहेगी। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा होगा? पता नहीं अंकल, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं घबरा गई थी, इसलिए तो फौरन आपको ये खबर देने चली आई। ये तो तुमने अच्छा किया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। कहीं वो फिर नई चाल तो नहीं चलने वाली? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए कि अब हम क्या करें। वैसे अब दामिनी कोई नई चाल नहीं चल सकती, और अगर चल भी गई तो अपनी चाल में खुद ही फंस जाएगी, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए। आप बेफिक्र मत होइए, हमें तो बस अब ये पता लगाना है कि आखिर उसने ऐसा कहा क्यों। और ये काम तुम कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम अजीत से कहना ये काम करना, क्योंकि अजीत उसका भाई है, इमोशनली सारी की सारी बातें उससे निकाल सकता है और तुम्हारी बात मानेगा भी, क्योंकि तुम्हें बहुत मानता है। मुझे अजीत या दामिनी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है तो सिर्फ अपने हिस्से से। जिस दिन मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा उस दिन मैं आयुष को लेके अखिल के पास चली जाऊंगी। वैसे अंकल, आशियाना को आपके हवाले करने के लिए मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की। चोर को भी चोरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर घर बिकवाना कोई मामूली काम नहीं है, और वो भी आशियाना जैसा घर जिस पर दामिनी जैसी नागिन कुंडली मारकर बैठी हुई है। वो तो आपने विवेक को हवालात पहुंचा दिया, इसलिए दामिनी को साइन करने पड़े। वैसे अंकल, इससे एक बात तो जाहिर है कि दामिनी का विवेक से लगाव है, और लगाव से ही दिल लगता है, और दिल लगने से सारे फसाद होते हैं। आबादी बर्बादी ये सारा कुछ दिल लगने से होता है। और दामिनी, जब से उसका दिल विवेक से लगा है उसकी बर्बादी हुई है, और हम आबाद हो गए। कि मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी अंकल कि आप इस बात को लाइटली मत लीजिए। डोंट वरी कृष्णा, डोंट वरी। हवा के झोंके कभी तूफान का काम नहीं किया। फिर भी तुम्हारी बात पर ध्यान किया जाए तो तुम उन पर ध्यान जरूर रखना। कहीं भी कोई गड़बड़ नजर आए तो फौरन मुझे फोन करके बता देना। इस बार मैं बात नहीं खाना चाहता। मेरा आशियाना, मेरा आना, मेरा आशियाना। सर, उस दिन मैं सोच में डूबा था तो आपने मुझे कितना कुछ कहा था, कितना कुछ सुनाया था। आज आप भी सोच में डूबे। अनवारी, एक उलझन अचानक ऐसी आ गई है कि उसे ही सुलझाने की कोशिश कर रहा था। वैसे मैं कुछ मदद कर सकता?
दिमाग चलाना, जुबान नहीं। सर जुबान नहीं चलाऊंगा तो बोलूंगा कैसे? जितना बोलना है उतना ही बोलोगे तो बताऊंगा कि परेशानी क्या है। ठीक, मुझे हमेशा सच्चाई की बोलती बंद कर दी जाए। ठीक, बताइए। सीरियसली सुनो, टेंशन बहुत बड़ी है। सर आप कहिए तो सही। दामिनी को आज भी उम्मीद है कि वो आशियाना में ही रहेगी, जबकि उसने पेपर्स पर दस्तखत कर दिए और उसके पिता के आने के बाद वो पेपर्स भी मेरे नाम बन जाएंगे। फिर वो ऐसा क्यों सोच रही है? अरे सर आप क्यों इतना सोचते हैं? अब देखिए, आप किसी की सोच को तो नहीं रोक सकते हैं? आज मुंबई में लाखों लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए। वो लोग क्या सोचते हैं? मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, दिलीप कुमार बनूंगा, शाहरुख खान बनूंगा। कोई बनता है क्या? दामिनी ने यह बात अजीत से कही है कि शादी के बाद वो आशियाना में ही रहेगी। उसने ऐसा क्यों कहा होगा? सर उसे कहने दीजिए जो कहना है, हम अपना काम करते रहेंगे। नहीं नहीं बनवारी, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सर पहली बार आपके मुंह से ऐसा सुन रहा हूं। आपका कॉन्फिडेंस कहीं हिल तो नहीं गया ना? सर आप